हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें मैंने काफी इजी सवाल को नहीं शामिल किया है, जो मॉडरेट लेवल के सवाल हैं उन सभी सवालों को शामिल किया है। अगर यदि आप इन सवालों को कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, मैं बता दूं कि रोज सुबह रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है, आप उसको अटेंड करिए और साथ में आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, आप उसको सॉल्व करिए। आप थोड़ा मेहनत करिए और इस बार एक सीट अपने नाम कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती है, तो कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं। तो 6 पुरुष को हम लिखते हैं क्या? 6 मेल। ठीक है, और कितनी महिलाएं हैं? 8 महिलाएं प्लस 8 फीमेल। ठीक है, ये कितने समय में काम कर रही है? एक निश्चित समय में, टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने समय में ये काम कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि एक समय में ये काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये पूरा काम निकल गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा करती है। तो ये टोटल काम है इसके बराबर। ठीक है, इसी काम को 3 पुरुष, तो 3 हम लिखेंगे क्या? मेल एम। ठीक है, और 13 महिलाएं प्लस 13 फीमेल एफ लिखेंगे। उतना ही समय में, यानी कि जितना समय में ये लोग काम कर रहे हैं उतना ही समय में ये लोग भी कर रहे हैं, यानी इसको मान रहे हैं कि एक्स टाइम में कर रहे हैं तो ये लोग भी एक्स टाइम में सेम काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम पुरुष और महिला का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए, ये एक्स और ये एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आपका बच गया कितना? 6m। ठीक है, इधर आपका बच गया 8f, मतलब 8 फीमेल बराबर इधर कितना हो गया है? 3 मेल प्लस 13 फीमेल। ठीक है, तो अब देखिए, ये 3 मेल है, इधर 6 मेल में घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 मेल बचेगा, इधर आ जाएगा तो। ठीक है, अब ये 8 फीमेल को उधर घटा दीजिए। ठीक है, तो ये 8 फीमेल 13 फीमेल में घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 फीमेल बचेगा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे मेल बटा फीमेल। ठीक है, यानी कि पुरुष बटा महिला का कार्य क्षमता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये पलट जाता है, तो पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 5 और महिला बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये कार्य क्षमता निकल गया, एक पुरुष का कार्य क्षमता और एक महिला का कार्य क्षमता। आगे आपसे क्या कहा गया है कि यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो 4 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, तो एक पुरुष 12 दिनों में पूरा काम कर रहा है। ठीक है, और एक पुरुष का कार्य क्षमता मेरा कितना निकल के आ गया है? ये निकल के आ गया 5। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क, एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है? 5 है, और एक पुरुष जो है वो 12 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है। तो यहाँ 12 से हम गुना कर देंगे तो मेरा कितना टोटल काम निकल गया? 60 निकल गया। ये कुल वर्क हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इसी काम को 4 महिलाएं, ठीक है, कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? तो टोटल काम है आपका कितना? 60 है। ठीक है, और महिलाएं कितना है? 4, और एक महिला की कार्य क्षमता कितना है? यहाँ देखिए, एक महिला की कार्य क्षमता आपका है 3 और महिलाएं कितना है? 4। तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी? 4 तिया 12। ठीक है, टोटल कार्य क्षमता 12। अब इसको काट दीजिए, 12 पचे 60, यानी कि कितना दिन आ जाएगा? 5 दिन। तो ये जो 4 महिलाएं हैं वो 5 दिन में इस कार्य को कर लेगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर एक बेस्ट तरीका बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि एग्जाम में आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। इसका आंसर निकालिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला गया है। एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट की घोषणा की। उमेश दुकान में गया, वह छूट के रूप में 500 बचाना चाहता था। ठीक है, ये यहाँ बोला क्या गया है, आप इस लैंग्वेज को समझिए, काफी प्यारा सवाल है। ठीक है, बोला है कि एक दुकानदार जो है वो 25% छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, तो उमेश जो है दुकान में गया, ठीक है, वह छूट के रूप में 500 रुपये बचाना चाहता है। ठीक है, बात यहाँ समझिए। ठीक है, दुकानदार छूट कितना दे रहा है? 25% का। ठीक है, 25% का छूट दे रहा है, और उमेश जो है वो 500 रुपये छूट के रूप में बचाना चाहता है, यानी कि ये 25% जो है वो 500 के बराबर है, कर सकते हैं। ठीक है, 25% का दुकानदार छूट दे रहा है और उमेश जो है वो 500 बचाना चाहता है, यानी कि 25% जो है वो 500 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम पतलून का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 25 दूना 50, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका? 20 आ गया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे पतलून का। ठीक है, 100% बराबर, तो 20 को 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 2000। तो पतलून का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 है, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, सीपी आपसे पूछा गया है कि यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपया है
तो ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक पतलून का क्रय मूल्य कितना दिया है 250 रुपया, और मेरा कुल क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 2000 रुपया। तो हम नहीं निकाल सकते कि कितना पतलून खरीदा गया है सो। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना 2000 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक का कितना है 250 रुपया, भागा दे दीजिए तो आपका यहाँ निकल के आ जाएगा कि कितना पतलून खरीदा गया है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 25 80 200, तो कितना पतलून खरीदा है उमेश ने 8 पतलून खरीदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये होता है जीडी का लेवल। ठीक है, बहुत आसान सवाल भी नहीं आते हैं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे। अब इस सवाल को करिए, देखिए ये सारा रियल क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप रियल के साथ जाइए कि ये वास्तविकता क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, आप इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, अगर यदि छात्र जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 50 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन 10 मिनट का देरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, स्कूल की दूरी निकाल लेंगे, डी बराबर यहाँ निकाल लेंगे हम डिस्टेंस। ये 50 मिनट तक चला है। ठीक है, और किस स्पीड से चला है, ये चला है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वही किए, लेकिन ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलिए, तो नीचे 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐसे ही गुना कीजिए, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बट्टा आपका 6, ये आपका डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, 25 बट्टा 6 किलोमीटर इसकी स्कूल की दूरी है। अब आपसे क्या पूछा है, समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। अगर वो समय पर स्कूल पहुंचना चाहता है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। ऐसे अगर 50 मिनट में जा रहा है 5 की स्पीड से तो 10 मिनट का देरी हो जा रहा है, तो एक्चुअल में उसको समय लगना कितना चाहिए 40 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि 50 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट का लेट हो जा रहा है, तो उसको एक्चुअल 40 मिनट में पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो टाइम कितना उसको लगना चाहिए। ठीक है, टाइम उसको लगना चाहिए आपका 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट समय लगना चाहिए इसका सही समय पर पहुंचने के लिए। और देखिए आपको टाइम पता चल गया कि टाइम कितना है, ये 40 मिनट ये टाइम निकल गया। ठीक है, और डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 25 बटा 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यहां से आप स्पीड नहीं निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको पता है कितना है 25 बटा 6 किलोमीटर है। ठीक है, और समय एक्चुअल में उसको कितना लगना चाहिए 40 मिनट, तो बटा 40 लिखेंगे, ये मिनट में है। ठीक है, 40, तो इसको घंटा में बदलेंगे 60 लिखेंगे, बटा का 60। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए 25 बटा कितना हो जाएगा 6 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आपका रहेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 6 से 60 को कैंसिल कीजिए, 10 बार में ये जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 25 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड पर जाएगा तो स्कूल वो समय पर छात्र पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये काफी अच्छा सवाल था। अब इस सवाल का आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये सीआई का सवाल है, एकदम इसको ट्रिक के माध्यम से 2 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, 5 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, कितना वर्षों में, यहाँ आप लिखिए इधर 5, ये किस में है वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 5 ईयर में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि उतनी ही धनराशि स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 2 से 4 होने में कितना समय लगेगा, 2 से 4 होने में। तो आपको यहाँ क्या करना है कि देखिए यहाँ हो रहा है आपका क्या 2 से 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 के पावर 2 है। ठीक है, तो जो आप इधर स्क्वायर करिएगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आप इधर स्क्वायर कीजिएगा समय में आपको उसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर में पावर कितना लिखे 2, तो आपको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 ईयर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना था। और अगर यदि इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए, मान लीजिए यही है। ठीक है, कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है। एक और यहां मैं बता दे रहा हूं कि 5 वर्षों में 5 ईयर में कितनी हो जा रही है 2 गुनी हो जा रही है। नया क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, 2 गुनी हो जा रही है, तो उतनी ही धनराशि स्वयं की 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 8 गुनी बोला है तो 2 से हो जाना चाहिए कितना 8। ठीक है, तो देखिए 2 का क्यूब है 8। ठीक है, 2 के पावर में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे,
तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो अमाउंट है वो जितना गुना हो रहा है उसको पावर में लिखना है और समय में उतना ही से गुना कर देना है। तो आपका कितना हो जाता है? 15 ईयर हो जाता है। ठीक है, अगर यदि यही 4 गुनी की जगह 8 गुनी रहता तो आपका आंसर कितना आता है? 15 ईयर आता। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर निकालिए। क्या बोला गया है? 39,000 की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है। ठीक है, और बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। आप इस बात को समझिए यहाँ। ठीक है, रेशियो में हम ले लेते हैं ये, ठीक है, इज टू बी। ठीक है, पहले बोला गया ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, तो 1/3। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला आप मान लीजिए बी का हिस्सा, तो नीचे कितना है? 3, तो हम बी का हिस्सा मान लीजिए 3। ठीक है, और इसका आप निकालिए 1/3। 3 का अगर यदि आप 1/3 निकालिएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चीजें आसान हो जाएगी। नीचे वाला आप अगर यदि मान लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें बोला था कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, तो बी का मान लीजिए 3, तो ए का कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, और बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है, तो यहां हम लिखते हैं बी, ठीक है, इज टू सी। बी को सी से 20% अधिक मिलती है। अगर सी को 100 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा? 20% अधिक, यानी 120 मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल कीजिए, तो 20 छक 20 से और 20 पचे 100, तो बी और सी का नया अनुपात कितना आ जाएगा? 6:5। ठीक है, अब देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी बी है और इस वाले में बी है। तो देखिए इन दोनों के रेशियो को कैसे हम कंबाइन करेंगे, कैसे मिलाएंगे? तो बी कॉमन है, लेकिन यहाँ बी आपका 3 है, इसमें बी आपका 6 है, तो बराबर इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बराबर करेंगे? तो आप यहाँ 3 में गुना कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ भी बी और इधर भी बी 6। तो रेशियो क्या कहता है कि जितना आप एक में गुना कीजिएगा दूसरे के साथ आपको उतना गुना करना पड़ेगा, तभी चीजें क्या होगी? बैलेंस में रहेगी। ठीक है, अब ये रेशियो हो गया कंबाइन। अब यहाँ हम लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी। ये हो गया आपका कितना? 2 गुना 1 करेंगे तो 2। ठीक है, बी हो गया 3 दूना 6 और सी हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 39,000 धनराशि को बांटना है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना मिलेगा? ए का हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट कुल कितना है? 39,000। ठीक है, 39,000 है, कुल 39,000 है, और यूनिट में कुल कितना है? 2 और 6 8, 8 और 5 13, यानी ये कुल कितना है? 13 के बराबर है। तो आपसे ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा कौन सा है? ए के हिस्सा ये है 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 से आप यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 13 कितना हो जाएगा? 39, 3,000 हो गया, और 3,000 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए का हिस्सा कितना निकल गया? 6,000 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार से अगर सी का भी हिस्सा पूछता तो सी का भी निकाल सकते थे, बी का पूछता तो बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस सवाल का आप आंसर करिए। क्या बोला गया इसमें? अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसमें बोला गया ये कि एक व्यक्ति अगर अपनी सामान्य चाल का 6/7 की चाल से चलकर जाता है तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो उसको सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए आप यहाँ स्पीड लिखिए, स्पीड लिखें। ठीक है, स्पीड बराबर यहाँ लिखिए क्या? पहले क्या बोला है कि सामान्य चाल का 6/7, सामान्य चाल का 6/7, तो सामान्य चाल हम कितना माने जिसका हम 6/7 कर सकते हैं? तो आप नीचे वाला मान लीजिए। ठीक है, नीचे वाला आप मान लीजिए सामान्य चाल। ठीक है, तो सामान्य चाल था 7। ठीक है, उसका कर दीजिएगा आप 6/7। अगर 7 का आप निकालिएगा 6/7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर यदि सामान्य चाल का 6/7 की चाल से चलेगा तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, पहले जा रहा था 7 की स्पीड से, अब जा रहा है क्या? 6 की स्पीड से। ठीक है, तो उसको 10 मिनट की देरी हो जा रहा है। तो रेशियो में टाइम क्या होता है? स्पीड का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये रेशियो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो देखिए पहले समय लग रहा है 6, अब लग रहा है 7, तो कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1 ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में कितना ज्यादा लग रहा है? 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसी दूरी को तय करने में सामान्य चाल से अगर चले तो कितना समय लगेगा? तो सामान्य समय कौन है? 6 है, ये आपका सामान्य समय है। तो 1 यूनिट बराबर है 10 मिनट, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट लगेगा उसको सामान्य चाल से चलेगा तो। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा।
1 आवर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर यदि आप रेशियो से खेलना जानते हैं तो सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। 90% जो अरिथमेटिक का सवाल है वो रेशियो से ही सॉल्व होता है। अगर आपको रेशियो पर बेहतर कमांड है तो आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस सवाल का आंसर निकालिए। देखिए ये भी काफी बेहतरीन सवाल है। एक धनराशि पर 9.6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से प्राप्त 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11.4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 1320 रुपया अधिक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 9.6% है, 11.4% है, ये प्रतिशत देकर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, आसान है। ठीक है, आप इसको करिए, देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो क्या है, 9.6% की दर से 15 माह का जो साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज आपको पता होगा कि परसेंटेज हमेशा सेम होता है, जितना इस वर्ष लगेगा अगले वर्ष भी वही रेट से, अगले वर्ष भी वही रेट से। तो 9.6% की दर से चार्ज किया है, 9.6% की दर से, और कितने माह के लिए, 15 माह के लिए। तो ये कितना परसेंट ब्याज दे दिया होगा, तो देखिए 9.6, ठीक है, गुना 15 माह तक ये ब्याज दिया है। ठीक है, और ये माह में, तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भागा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कि कितना परसेंट ये ब्याज दिया है, तो यहां से निकल जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए 12 8 96, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 को 8 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 120। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट 1 के बाद लगा देंगे, यानी कि ये जो है वो 12% अभी तक ब्याज दे चुका है 9.6% की दर से 15 महीने में। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला रेट निकालिए। अगला है 11.4% वार्षिक ब्याज दर से 8 महीने तक दिया है, तो कितना प्रतिशत ये ब्याज दे दिया है, तो 11.4 गुना 8 महीना तक दिया है। ये महीना में, साल में बदलेंगे तो 12 से इसको भागा करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसको कैंसिल करिए, 3 तिया हो जाएगा कितना, 9, 2 बच गया यानी 24 हो गया, 3 8 24 यानी 3.8 आ जाएगा। 3.8 और ऊपर में 2 है, इसको गुना करिए, कितना आ जाएगा, 7.6 आ जाएगा। ठीक है, 7.6% ये ब्याज दिया है 8 महीना में 11.4% की दर से। तो बोला है कि पहले जो ब्याज दिया है और दूसरे में जो दिया है, तो पहले में जो दिया है उससे 1320 रुपया अधिक दिया है। तो आप यहाँ इसमें कंपेयर कीजिए कि पहले में 12% का ब्याज दिया है, ठीक है, और दूसरे में 7.6% का ब्याज दिया है, तो कितना अधिक दिया है दूसरे से। देखिए ये इन दोनों का अंतर लीजिए, 12 में 7.6 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 4.4%। ठीक है, 4.4% अधिक ब्याज दिया है, यानी कि 4.4% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। तो यहां से आप 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 100% का निकालिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो देखिए 1320 बटा 4.4 और गुना 100, 100% बराबर हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। अब इसको 11 से कैंसिल करिए, 11 चक 44, 11 से 11 एकम 11, 2, 11 दूना 22, ऊपर में हो जाएगा आपका कितना, 1200। फिर इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 तिया 12, 300 हो जाएगा। अब 300 गुना 100 करिए तो कितना आ जाएगा आपका, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, तो वो धनराशि कितनी थी, 30,000 थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें परसेंटेज निकालिए और उसको डिफरेंशिएट कर लिए और उसको हम 1320 के बराबर कर दिए, तो 100% बराबर कितना। बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बेसिक से जाइएगा तो एक्स मानिएगा, फिर ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा जिसमें आप फंस जाइएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से सॉल्व करिए, एग्जाम में आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, हर एक सवाल जो है वो अपने आप में बेहतर है। ठीक है, आप उसको पढ़िए और सोच के बनाइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा है। ठीक है, यदि उसने इसे 72 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो ऐसा वाला सवाल पिछले सेशन में करा दिया था। ठीक है, इसको देखिए कैसे करिएगा। आप मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100। ठीक है, मान लिए पहले में क्या बोला, 8% की हानि पर बेचा है, तो इसका माइनस का 8% कर दीजिए, माइनस का 8%, तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 100 में 8% घटाएंगे कितना आ जाएगा, 92। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस 1, फर्स्ट पहला सेलिंग प्राइस आ गया। आगे फिर बोला है यदि इसे 72 रुपया अधिक में बेचते तो 16% का लाभ होता है। ठीक है, दूसरी बार कितना लाभ हो रहा है, 16%, यानी इसमें 100 में प्लस का 16% कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दूसरा सेलिंग प्राइस निकल गया। पहले किस मूल्य पर बेच रहा था, 92 रुपया में। ठीक है, अब किस पर बेच रहा है आपका, 116 में। कितना अधिक में बेच रहा है, 24 अधिक में बेच रहा है। ठीक है, इन दोनों का अंतर ले लिए। अब एक्चुअल में कितना अधिक में बेच रहा है, 72 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो हम ये 24 बराबर लिख सकते हैं 72। ठीक है, 24 बराबर हम लिखेंगे 72। अब एक बराबर नहीं निकाल सकते हैं, तो 24 तिया 72, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3।
तो आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100, ठीक है। तो 1 बराबर है 3, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 100 बराबर 300 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को आप इस तरीके से सोल्व करिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप तुरंत इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर निकालिए। देखिए ये भी आपका बहुत ही मॉडरेट लेवल का सवाल है, ठीक है। इसको एग्जाम में करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और देखिए आप इसका आंसर निकालिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है। तो हम यहाँ लिखे सबसे पहले क्या, एलसीएम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एलसीएम लिखे, और यहाँ हम लिखते हैं क्या एचसीएफ। तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है। तो हम मान लेते हैं एचसीएफ को कितना 1, तो इसका 45 गुना हो जाएगा एलसीएम यानी 45, ठीक है। इसको रेशियो में लिख लिए। आगे क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको दे रखा है 1518, यानी कि ये 45 प्लस 1 46 यूनिट बराबर आपको दे रखा है, ठीक है। 46 यूनिट बराबर आपको दे रखा है कितना 1518, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आपका एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा। अब इसको आप 23 से कैंसिल कीजिए, 23 दूना 46, इसको कैंसिल कीजिए, 23 छके कितना हो जाएगा 138 होता है, 23 छके 138, बच गया आपका कितना 13, फिर 8 ये है, फिर से आपका 138 हो गया, 23 छके 138, फिर से कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 33 आ जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 33। तो यहाँ से आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 33, तो एचसीएफ हम कितना माने 1 ही माने, तो एचसीएफ भी आपका कितना हो जाएगा 33, ठीक है। ये एचसीएफ हो गया आपका 33 और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आया आपका 45, ठीक है। तो 45 गुना 33 हो जाएगा आपका क्या एलसीएम, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। इसको गुना में ही रहने देते हैं, अभी कैंसिल नहीं करेंगे। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, और आगे क्या बोला गया है, यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह सीधे आपको नहीं दिया है कि पहली संख्या क्या है, इसको थोड़ा लंबा कर दिया है कि यदि 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही यहाँ आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए 16 गुना हो जाएगा कितना 18, भागफल आपको दे रखा है 16 गुना 18 प्लस शेषफल कितना है 9 है। यहाँ से संख्या निकाल लेंगे हम। अब इसको गुना करिए, 16 8 कितना होता है 28 से 8 लिखेंगे, बाकी हाथ में 12, 16 एकम 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो गया, प्लस का 9 करेंगे, ठीक है। तो 288 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा। ये आपका निकल के आ गया पहली संख्या। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, क्वेश्चन काफी घुमाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर सोल्व कर ले रहे हैं तो सोचिए आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बेटर माना जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एलसीएम आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपके सामने कितना है, एलसीएम देखिए 45 गुना 33, तो यहाँ हम इसी तरीके से लिखेंगे 45 गुना 33, ये है एलसीएम, और एचसीएफ मेरा कितना है 33, तो फिर से गुना लिखेंगे कितना 33, और पहली संख्या देखिए निकाल के कितना आया 297, तो यहाँ लिखिए कितना 297 गुना दूसरी संख्या निकालना है, नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को आप मान लीजिए x, ठीक है, मान लिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 33 से 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 सते 77, 27 से कट गया। अब ये भी कट जाएगा 3 से, 3 9 27 9, ठीक है, और 9 से ये कट जाएगा 45, 9 5 45, तो बच गया क्या 5 गुना 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर 5 गुना 33। अब इसको गुना करिए, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, तो दूसरी संख्या आपका कितना 165। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अगले सवाल पर। इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो एकदम आसान सा सवाल है। इसमें एक फार्मूला होता है 2 × xy बटा x प्लस y होता है, ठीक है, उसी पर ये बेस्ट सवाल है। तो 2, ठीक है, गुना एक बार जो जाता है और एक बार आता है, ठीक है, 2 गुना 48 गुना हो जाएगा आपका कितना 32, और नीचे 48 और 32 को जोड़ के लिखना है, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, तो 8 से 8 दें के 80, 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 चौके 32। अब और कैंसिल नहीं कीजिए, ठीक है, 10 से नीचे आपको पॉइंट लगाने में आसानी होगी, ऊपर ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 48, 48 गुना कितना होता है 96, और 96 को 4 से गुना करिए,
96 को 4 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा आपका 6 चक 24 और 9 चक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 और बटा 10 नीचे है तो 10 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए एक अंक के बाद, ठीक है, 38.4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। ये आसान था, इसको आप खुद से भी कर सकते थे। अगले सवाल पर आते हैं, इसका आंसर निकालिए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है। बी ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ समझिए, ठीक है, ए और बी दोनों परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन बी जो है वो ए और बी यानी खुद का दोनों के अंकों का योग का 40% अंक प्राप्त किया है। और आगे बोला है जो ये द्वारा प्राप्त अंकों से 7 अंक कम है, ठीक है। तो यहाँ पहले मान लेते हैं ये प्लस बी, इन दोनों के अंकों का योग मान लेते हैं। इन दोनों के अंकों का योग हम कितना मान लिए, 100 मान लिए, ठीक है। तो बी जो है वो इन दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त कर लिया है। तो बी कितना प्राप्त किया है देखते हैं, 40%। इसका 40% आप निकालिए, ठीक है। 100 का 40% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 40। ये बी प्राप्त किया है, ठीक है, बी प्राप्त किया है। तो ये कितना प्राप्त किया है, कुल हम माने कितना 100 में से 40 बी ले आया तो ये कितना लाया होगा 60 लाया होगा, ठीक है। ये कितना लाया होगा 60 लाया होगा। और एक्चुअल में क्या बोला गया है, जो ए द्वारा प्राप्त अंकों से 7 कम है, यानी बी जो अंक प्राप्त किया है वो ए से 7 अंक कम है। तो अब हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं, ठीक है। ए इज टू बी, ये कितना प्राप्त किया है 60 और बी कितना प्राप्त किया है 40। अब इसको कैंसिल कीजिए, 20 दिया 60 और 20 दूना 40, ठीक है। अब देखिए बी जो है वो ए से कितना कम प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया आपका 3 और बी प्राप्त किया 2, यानी बी जो है वो ए से 1 कम प्राप्त किया है और एक्चुअल में कितना कम अंक प्राप्त किया 7 अंक, ठीक है। तो 1 बराबर 7 क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बी देखिए कितना आया है, बी का आया है 2, ठीक है। तो 1 बराबर 7 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बी द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है 14, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको रेशियो में बनाना था, रेशियो में कन्वर्ट करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब इसका आंसर निकालिए, ठीक है। हम इसका आंसर मिटा देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा और आप इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व किए, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर करिएगा। तो ये था आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर यदि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।